जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में क्या लिखा था, ये एसएससी एमटीएस 2020 का पार्ट 2 है हिस्ट्री के प्रश्न का। यानी ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एमटीएस 2020 में आए थे और ये उसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग 21 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। पार्ट 1 में 20 नंबर तक कंप्लीट हो चुके थे। तो देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वो स्मारक है जिसको दक्कन का ताज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्कन का ताज। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है बीबी का मकबरा, फिर लिखा है कुतुब मीनार, फिर लिखा है महाबत मकबरा, फिर लिखा है चार मीनार। तो जो बीबी का मकबरा है आपका ऑप्शन नंबर 1, इसको ही दक्कन का ताज कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा बीबी का मकबरा का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता दोगे दक्कन का ताज, या फिर दक्कन का ताज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बीबी का मकबरा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। यानी वो नीचे जो ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कौन सा वो राजा था जिसके शासनकाल में कोणार्क मंदिर बना था और कोणार्क में बना था, और ये कौन सा है? सूर्य मंदिर। पहला लिखा है नरसिंह देव फर्स्ट, फिर लिखा है अनंत पद्मनाभन, फिर लिखा है समुद्रगुप्त और फिर लिखा है अनंत वर्मन चोटगंगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नरसिंह देव फर्स्ट, यानी नरसिंह देव प्रथम। कहने का मतलब ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, तो वो थे नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में सूर्य मंदिर बना था और कहाँ बना था? कोणार्क में। अगर राज्य पूछा जाए तो इसका राज्य है आपका उड़ीसा। ये भी ध्यान रखो, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। और कहाँ पर बना है? तो वो कोणार्क में। किसके शासनकाल में बना? नरसिंह देव प्रथम। हर टाइप से क्वेश्चन आप घुमा फिरा के चाहें जैसा पूछा जाए, हर टाइप से प्रिपेयर होके आप जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा है व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। पहला लिखा है कित्तूर चेन्नम्मा, फिर लिखा है जय राजगुरु, फिर लिखा है पचहस्सी राजा और फिर लिखा है तितुमिर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका, कित्तूर चेन्नम्मा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कित्तूर चेन्नम्मा। आप यहाँ पर सेट कीजिए जो ऑप्शन ब्लैंक जहाँ दिया गया है, यानी कित्तूर चेन्नम्मा व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। सब लोग ध्यान दीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको तैयार कर लिए, और साथ ही जब भी पढ़ने बैठा करो तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, आप नोट्स बनाते जाइए। देखो अभी आपका एमटीएस का एग्ज़ाम लगा है वो बात सही है, लेकिन मान लो एमटीएस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है। बाई चांस सिलेक्शन ना हुआ तो क्या आगे एसएससी के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे? फिर आपको पूरे एक तरफ से वीडियो ऐसे ही देखने पड़ेंगे। तो सबसे बेटर रहता है क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, साथ में नोट्स बनाते जाओ। कुछ क्वेश्चन हम अलग से करवाते हैं, उनको स्टार बना के पॉइंट लिख लो। एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, जो कोई भी आपको एग्ज़ाम देने जाना तभी हमने देखो किस हिसाब से पीडीएफ बनाई है। पहले पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन, फिर एक जगह पर पूरे फिजिक्स के, ताकि आपको माइंड भ्रमित ना हो। कहने का मतलब क्वेश्चन को ऐसे भी कराया जा सकता है कि पूरा पेपर उठा लो, एक पेपर में आपके हिस्ट्री के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, है ना। इस टाइप से मिक्स पूरे आते हैं, बायोलॉजी के भी आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं। तो उस हिसाब से आपका हर एक सब्जेक्ट में माइंड भ्रमित होगा। इसी वजह से हमने हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन एक जगह पीडीएफ में, ज्योग्राफी के एक जगह पर और फिजिक्स के एक जगह पर। जैसा कि पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि बायोलॉजी के भी करवाइए, तो 1 या 2 दिन बाद आप पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी बायोलॉजी के और इकोनॉमिक्स के, यानी अर्थशास्त्र के। कहने का मतलब बायोलॉजी के कुछ दिन बाद आपको लेक्चर मिलने लगेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी एमटीएस में पूछे गए वो सब बायोलॉजी के क्वेश्चन एक साथ पर मिलेंगे और इकोनॉमिक्स के भी एक जगह पर। तो आप लोग बस इसी तरीके सपोर्ट बनाए रखिए, और जितना आप अच्छा सपोर्ट करोगे, जितनी अच्छी शेयरिंग करोगे, लाइक और कमेंट आएंगे, उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे। जैसा कि कमेंट में बताया गया कि बायोलॉजी के प्रश्न तो 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी आपको बायोलॉजी के सभी एसएससी एमटीएस में, चाहे वो 22 के हों, चाहे 21 के हों, चाहे 20 के हों, जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के, इसी हिसाब से बस आप सपोर्ट करते रहिए, हम मेहनत करते रहेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर।
लिखा हुआ है अगला, साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन लिखा 1794, फिर लिखा 1799, फिर लिखा 1773 और फिर लिखा 1782। तो साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1782 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो थी 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, लिखा हुआ है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? यानी वो कौन से समाजक सुधारक थे जिन्होंने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? पहला लिखा है ढोंडो केशव कर्वे, दूसरा लिखा है पुली थेवर, तीसरा लिखा है नानाजी देशमुख और फिर लिखा है तात्या टोपे। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा आपका, ढोंडो केशव कर्वे। यानी ढोंडो केशव कर्वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि 1896 में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना ढोंडो केशव कर्वे ने कहाँ की थी? तो उसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पूना। कब की थी? तो 1896 में। किसने की थी? ढोंडो केशव कर्वे ने। किसकी स्थापना की थी? कौन सा वो संस्थान था? तो हिंदू विधवा गृह। हर टाइप से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, तभी बोल रहे हैं हम। नोटबुक और पेन लेके आप बैठिए, जितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा सब आप स्टार बना के लिख लीजिए। हर एक एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आपको काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, लिखा हुआ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? यानी जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना थी 1906 ईस्वी में जो हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ढाका, दूसरा लिखा है लाहौर, तीसरा लिखा है लखनऊ, चौथा है बॉम्बे। तो इसकी कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका क्या है? बांग्लादेश की इस समय राजधानी है। यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। इस समय वो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। एक बार एसएससी में आपको पूछा गया था कि बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा चलती? तो बांग्लादेश में चलती है आपकी टका। ढाका और टका, ऐसे आप दो वर्ड याद रखिए। ढाका राजधानी है, टका उसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, लिखा हुआ पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मतलब समझिए कहने का आप, लिखा है पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? पहला लिखा है तेलंगाना, दूसरा लिखा है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा है गुजरात और फिर लिखा है मेघालय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। जो पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णु रूप से निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यानी कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? पहला लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा लिखा है सी राजगोपालाचारी, फिर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, लिखा है गांधी जी ने, फिर ब्लैंक दिया, को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया। यानी गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? पहला लिखा है 23 मार्च 1942, फिर लिखा है 24 सितंबर 1942, फिर लिखा 8 अगस्त 1942, फिर लिखा 14 जुलाई 1942। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था और ये प्रसिद्ध भाषण था इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, लिखा हुआ साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से फिर खालिस्तान दिया की मृत्यु हो गई। यानी साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा बिपिन चंद्रपाल और फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक। तो सब लोग जानते हो लाठियों से मार मार कर हत्या किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की। बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन लाला लाजपत राय की लाठियों से इतनी चोट मारी गई तो इस चोट के कारण इनका देहांत हो गया था। वही पूछा गया साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से मृत्यु हो गई थी, वो कौन से? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय को फिर ब्लैंक दिया के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। यानी कौन सा वो नारा है कौन सा वो नारा है जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था और ये लोकप्रिय? पहले लिखा इंकलाब जिंदाबाद, तो ये तो इनका था नहीं। फिर लिखा सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, आगे के ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया और ये सबसे इनको लोकप्रिय इसी नारे की वजह से बनता है। देखते हैं अगले दो ऑप्शन आपको अगले स्लाइड में दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल में इसका यही सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा दिया? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो अगला ऑप्शन जय जवान जय किसान और वंदे मातरम। तो इसका ऑप्शन भी उधर ही बता दिया हमने, सत्यमेव जयते।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी जो अवध किसान सभा थी उसका गठन कब हुआ था। पहला लिखा 1924 में, 1921 में, फिर लिखा 1918, फिर लिखा 1920। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 1920 में। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था सन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। पहला ऑप्शन लिखा 1858, फिर लिखा 1874, फिर लिखा 1888, फिर लिखा 1862। तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष अंत हुआ था इसका, तो या फिर समाप्त हुआ था, तो वो था आपका 1858, यानी सन 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1191। बार बार इसकी हमने चर्चा की है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध तुरंत इसी के एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा कब गया था, 1191 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिछले के लेक्चर जो भी हिस्ट्री के किए हमने इनकी डिटेल में चर्चा की है, किसके किसके बीच हुआ है, कौन सा युद्ध कब हुआ है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। और जिसने वो लेक्चर देखे हैं या आपको पता है तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशबंधु किसको कहते हैं, चित्तरंजन दास। देखिए कहाँ ऑप्शन पहला लिखा आशुतोष मुखर्जी गलत, दादा भाई नौरोजी गलत, मदन मोहन मामली गलत, चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, ऐसे आप रट्टा मान लीजिए जैसे हमने रटा हुआ है, एक फ्लो में याद कीजिए। क्या, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, ऐसे आप 20-25 बार बोलिए, कभी जीवन में नहीं बोलोगे। वैसे जैसे हमने रटा हुआ, देखो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वैसे ही पूछा गया निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखने पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। तो पहला लिखा है देवगिरी, फिर लिखा है दौलताबाद, फिर लिखा है बरार, फिर लिखा है एहसानाबाद। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, एहसानाबाद। यानी एहसानाबाद एक ऐसा शहर है कि कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा, यानी एहसानाबाद शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ, पतेती या पश्चाताप का दिन खालिस्तान या कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। यानी जो पतेती या पश्चाताप का एक दिन होता है कैलेंडर का, कौन सा, पहला लिखा है ईसाई, फिर लिखा है बौद्ध, फिर लिखा है जैन, फिर लिखा है पारसी। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी पतेती या पश्चाताप का दिन पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो ये कौन सा कैलेंडर है, पारसी कैलेंडर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। पहला लिखा था रामगुप्त, फिर लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर लिखा श्रीगुप्त और फिर लिखा समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी वंश की लड़की से किसने विवाह किया था, तो उन्होंने किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वो गुप्त शासक थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक थे और इन्होंने लिच्छवी वंश की लड़की से शादी की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा हुआ, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था। पहला लिखा आपराधिक न्याय प्रणाली, फिर लिखा राजस्व प्रशासन, फिर लिखा कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय का प्रशासन, फिर लिखा आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल का प्रशासन। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है, तो जो दीवानी का अर्थ होता है वो होता है राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा है, वो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। लिखा है संप्रति, लिखा है बृहद्रथ, फिर लिखा है शतधन्वन, फिर लिखा है देववर्मन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बृहद्रथ, बृहद्रथ यानी मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। तो ये था पार्ट 2 एसएससी एमटीएस 2000 के हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जितने लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरीके आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हर एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी हिसाब से 2020 के टोटल क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम लोग पूर्ण करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट मिला था आज हमको कि बायोलॉजी के भी करवाए, तो बहुत जल्द आपको जितने जल्दी PDF बन के तैयार हो जाएगी, जितने जल्दी क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे, उतने ही जल्दी आपको
बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।